हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग सेल चैप्टर का 7वां लेक्चर ले रहे हैं और इसमें हम लोग जानेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल मूवमेंट प्रोसेस। साथ साथ हम लोग जानेंगे सेल साइटोप्लाज्म के बारे में। चलिए तो जुड़े रहिए इस सेशन में। आज हम लोग समझते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल मूवमेंट प्रोसेस क्या होता है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में माइक्रो मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, यानी हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं किस चीज के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग समझते हैं। हम लोग पिछले क्लास में चूंकि सेल इन्वेलप के बारे में पढ़ चुके हैं और सेल इन्वेलप हम आपको बताए थे कि सर सेल इन्वेलप अलग अलग 3 बेसिक कंपोनेंट का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। सबसे पहला हम लोग कहते हैं कि सर ग्लाइकोकैलिक्स हम लोग पढ़े थे, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग सेल कोट भी कहते हैं। क्लियर। और दूसरा अगर कहा जाए तो सेल वॉल होता है। क्या होता है बाबू? सेल वॉल। और सेल वॉल हम लोग कहते हैं क्या? प्लांट में, बैक्टीरिया में, इन सब में बताया गया था, फंगस में, एल्गी में। क्लियर। वही हम लोग कहते हैं क्या सर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिवर्सल बाउंड्री होता है। और कहा जाए तो सर हम आपको पिछले क्लास में यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे। इसके बारे में लेटेस्ट मॉडल के द्वारा अगर इसको समझा जाए तो वो हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा समझते हैं, जो कि सिंगर और निकोलसन का मॉडल है। हम लोग कहें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो हम आपको बताए थे कि एक सेल होता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन और सेल इन्वेलप का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस दोनों के बीच के एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट कहा जाए बाहर से, सेल इन्वेलप के बाहर से, यानी 2 सेल के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहां से, ठीक है ना, या सेल के अंदर से बाहर कैसे जाता है या अंदर कैसे आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि हम पिछले क्लास में ट्रांसपोर्ट बता दिए थे, जिसमें हम माइक्रो मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बारे में बताए थे। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कहा जाए वाटर सॉल्युबल की अगर बात करिएगा तो हम आपको बताए थे वाटर सॉल्युबल में कि वाटर का भी मूवमेंट हो सकता है, या फिर वाटर सॉल्युबल कोई कंपोनेंट है उनका मूवमेंट लिपिड के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के द्वारा नहीं हो करके इसको एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो दूसरे फैसिलिटेशन से ये मूव करते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, तो बीच में होता है प्रोटीन का, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि इसमें टनल चैनल का काम करता है और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर जाने में मदद करवाता है। यानी वाटर सॉल्युबल हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन वही दूसरा देखा जाए तो लिपिड सॉल्युबल भी हम लोग पढ़े। और लिपिड सॉल्युबल के बारे में हम आपको बताए थे कि सर ये लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं, तो लिपिड लेयर के बीच में डिफ्यूज होकर के इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यानी ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम बताए थे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बताए थे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। बिल्कुल, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। ये सब कुछ किस में था? माइक्रो मॉलिक्यूल में था। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर इस वीडियो के पहली बार देख रहे हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल के सेल चैप्टर का प्लेलिस्ट है, वहां से आप शुरू से पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल मूवमेंट क्या है, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मैक्रो मॉलिक्यूल कहने का मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन MW मोर देन क्या होगा? तो सर 800 डाल्टन होगा। 800 डाल्टन से जो ऊपर का मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल्स होगा, वो हम लोग कहेंगे क्या सर? मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। जो हम सिंपल डिफ्यूजन से कहते हैं कि नहीं ट्रांसफर हो सकता है। अब आता है सवाल, तो इनका मूवमेंट कैसे होता है? तो इनका मूवमेंट होता है 2 मेन तरीका है। एक है सर एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है?
जब सेल किसी चीज को अपने अंदर ले रहा होता है तो उसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और इंडोसाइटोसिस में भी दो प्रोसेस है, एक है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। अपने लैंग्वेज में हम कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। अब सेल ड्रिंकिंग क्या है, तो हम कहेंगे क्या, सेल इनगल्फ लिक्विड फूड मॉलिक्यूल। जब सेल किसी लिक्विड को ले रहा हो अपने अंदर तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्लियर। वही हम लोग कहें दूसरा फैगोसाइटोसिस। क्या होता है ये, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस कहा जाए तो सर सेल ईटिंग कहते हैं इसको। हम लोग अपने लैंग्वेज में कहें तो सेल ईटिंग कहा जाता है। जैसे सर हम लोग पानी पीते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिंकिंग, उसी तरह से सेल किसी लिक्विड को ले रहा हो तो पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। लेकिन अगर हम लोग खाना खाते हैं सॉलिड तो उसको बोलते हैं सेल, जैसे हम लोग कहते हैं ईटिंग, उसी तरह से सेल अगर किसी सॉलिड को ले रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल इनगल्फ कर रहा हो किस चीज को, सॉलिड मटेरियल को। सेल इनगल्फ सॉलिड फूड मटेरियल। क्लियर। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, तो सर उसको नाम देंगे फैगोसाइटोसिस। दूसरा प्रोसेस होता है कि सेल किसी चीज को बाहर भेज रहा हो, ठीक है ना, कोई मैक्रोमोलिक्यूल हो, ठीक है ना, और सेल के अंदर वो काम का नहीं हो, तो जब सेल बाहर भेज रहा होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस को हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो सेल वॉमिटिंग। क्या नाम देंगे, सेल वॉमिटिंग। सेल वॉमिटिंग मतलब सेल जो होगा, सेल रिमूव या वॉमिट, वॉमिट वेस्ट, वेस्ट या अनडाइजेस्टेड या रेसिडुअल मटेरियल फ्रॉम द सेल। कहने का मतलब सर जब सेल किसी कहा जाए सॉलिड को या लिक्विड को जो अनडाइजेस्टेड होंगे उनको बाहर करेगा तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। क्लियर। अब इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए एक हम आपको बताएं पिनोसाइटोसिस, क्या बताएं हम, एक बताएं आपको पिनोसाइटोसिस। तो हम ध्यान रखेंगे कि एक सेल ले रहे हैं और उस सेल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सर दोनों प्रोसेस आप बताइए। सॉरी एक सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं सर, एक तरफ पिनोसाइटोसिस को समझेंगे और एक तरफ हम समझेंगे फैगोसाइटोसिस को। एक ही सेल में हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग समझेंगे सेल वोमिटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस नीचे। क्लियर। अभी देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए इधर से कट लगा लिए सेल के अंदर, ताकि हम प्रोसेस आसानी से समझा सके आपको। क्लियर। चलिए क्या हो रहा है एक्चुअली सेल में वो हम आपको इधर बताएंगे। यहाँ पे हम सेल को दो भाग में बांट दिए, इधर हम पिनोसाइटोसिस को समझेंगे और इधर हम फैगोसाइटोसिस को समझेंगे। क्लियर। चलिए ध्यान देंगे सब लोग। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, जब सेल किसी लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर ले रहा होगा, जब सेल किसी लिक्विड को ले रहा होगा तो सर इसको बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। ठीक है जी। अब क्या होगा कि सर इसके अंदर अपना वैक्यूल होगा, ठीक है, लाइसोसोम होंगे, ठीक है, और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे। जब ये सेल के अंदर आएगा तो हम लोग कहेंगे क्या, सर ये ना इनके साथ मिल करके अब इनको क्या करेगा, डाइजेस्ट करना शुरू करेगा।
जो इसके अंदर एंजाइम था, इस वैक्यूल के अंदर, डाइजेस्टिव वैक्यूल हम लोग इसको कहेंगे, और इसके अंदर जो एंजाइम था वो इनको क्या करना शुरू कर दिया, इनको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। डाइजेशन शुरू हो जाएगा, और डाइजेशन शुरू होगा उसके बाद अब क्या बचेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड होगा, रेसिडुअल, समझ में आ रहा बात, तो उसको हम लोग नाम देंगे सर ये अनडाइजेस्टेड वैक्यूल है, इसको कहते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल बना, इसको डाइजेस्ट करा, ठीक है ना, एंजाइम के मदद से डाइजेशन हुआ। उसके बाद अब जो वेस्ट बचा, सॉरी यहां पर जो वेस्ट बचा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, अनडाइजेस्टेड वैक्यूल। और ये अनडाइजेस्टेड वैक्यूल जो होगा उसका बॉडी से या सेल से हम कहेंगे बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो ये सेल अपने अंदर लिया पिनोसाइटोसिस, लिक्विड को, जब सेल किसी सॉलिड को ले रहा होगा। अब हम दूसरा कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए जब सेल किसी सॉलिड फूड मटेरियल को ले रहा होगा अपने अंदर, ठीक है ना, तो हम लोग कहेंगे क्या सर, यहाँ ऑलरेडी पहले से एक डाइजेस्टिव लाइसोसोम या वैक्यूल हम लोग कहेंगे ये होगा, और इधर से जो आएगा इसको क्या करेगा, इसके अंदर इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। यानी यहां पर शुरू हो गया डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एसिडिक पीएच पे डाइजेशन शुरू हो जाता है, और डाइजेशन होने के बाद जो सर इसके अंदर वेस्ट बचेगा वो वेस्ट क्या होगा सर, यहां से बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। ये भी क्या होगा, अनडाइजेस्टेड, या इसको हम लोग नाम देंगे रेसिडुअल वैक्यूल। समझ में आ बात, तो एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकला। यानी ये मैक्रोमोलिक्यूल, जब सेल के अंदर कोई जरूरी का चीज है लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल है, डिफ्यूजन से नहीं जा सकता है, तो उस केस में सेल क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है। अगर लिक्विड होगा तो पिनोसाइटोसिस के द्वारा, और सॉलिड होगा तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा। और सेल अपने बाहर कैसे निकालता है, तो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब आते हैं हम लोग आगे साइटोप्लाज्म पे। यहां तक सर हम लोग सेल इन्वेलप पढ़ रहे थे, अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, थोड़ा सा हम एक बार फिर से, थोड़ा हम कंटिन्यू करने से पहले एक बार फिर से हम आपको बताएंगे सेल साइटोप्लाज्म के बारे में। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है। क्लियर, तो हम लोग कहेंगे सर सेल साइटोप्लाज्म के बारे में आप कहिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइटोप्लाज्म। सर सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो अभी अभी आपको बताए हैं कि द एरिया या एरिना इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कहा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का एरिया, जैसे एक सेल है तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और कहा जाए ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सर ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, एरिया है, एरिना कह लीजिए, यही इसका साइटोप्लाज्म है। यानी अब हम आपको सेल साइटोप्लाज्म पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, तो यही एरिया सेल साइटोप्लाज्म कहलाता है। सर ये नाम साइटोप्लाज्म किसने दिया, तो ये नाम दिया स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर नाम भी है, बर्गर, सर बर्गर याद आ रहा है नहीं, चलिए तो हम लोग कहेंगे सर स्ट्रासबर्गर ने ये नाम दिया था सेल साइटोप्लाज्म। प्लाज्मोडेस्माटा, सेल में एक और हम लोग टर्म पढ़े हैं, प्लांट सेल, जब सेल वाल पढ़ा रहे थे तो प्लाज्मोडेस्माटा टर्म आया था, वो भी टर्म इन्होंने ही दिया था, स्ट्रासबर्गर ने ही। तो स्ट्रासबर्गर ने ही सेल साइटोप्लाज्म टर्म दिया, किस चीज के लिए, तो सर सेल इनवेलप से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक के एरिया के लिए। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। अब आता है सवाल कि सर इस सेल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो हम आपको ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं
कि सेल साइटोप्लाज्म में दो तरह का कंपोनेंट होता है। एक सर इसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल, लिक्विड को बायोलॉजी में साइटोसोल हम कह रहे हैं। और दूसरा सर इसके अंदर पाया जाता है क्या, तो हम लोग कहते हैं सर इसके अंदर पाया जाता है कुछ इस तरह के ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गोल्जी बॉडी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइसोसोम, जिसके अंदर बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। आगे एक एक करके पढ़ना है हम लोग को। जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट होगा तो हम लोग कहेंगे इसमें होगा प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, समझ में बात, राइबोसोम। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो इनको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर। सॉलिड को बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म के रूप में कहा जाए तो दो चीज फिर से होता है। एक होता है सर इनके अंदर हम लोग कहते हैं लिविंग, और एक होता है सर इनके अंदर नॉन लिविंग। तो सॉलिड के फॉर्म में दो चीज हो गया, एक हो गया लिविंग और एक हो गया नॉन लिविंग। तो लिविंग के रूप में अगर आपसे पूछे कि क्या होगा, तो सर मुख्य रूप से कहा जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है सर, तो यही सब सेल ऑर्गेनेल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल, समझ रहे बात, वही हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है सर, ये सब अगर कहा जाए तो सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम। क्लियर। अब आता है सवाल कि सर नॉन लिविंग, ये सब सेल ऑर्गेनेल का पार्ट हो गया। ये सब नॉन लिविंग के रूप में क्या होता है, तो सर इसी सेल में कहीं स्टोर्ड फूड होगा जिसको हम लोग कहेंगे स्टोर्ड फूड। ठीक है, कोई हो सकता है वैसे केमिकल जो सेल के लिए वेस्ट हो, एक्सक्रीटरी मटेरियल, सिक्रीटरी मटेरियल, समझो ईटीसी, ये सब होंगे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कहा जाए तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होंगे। यानी सेल साइटोप्लाज्म में दो तरह का कंपोनेंट है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। क्लियर। जिसमें हम लोग मुख्य रूप से सॉलिड पे फोकस करते हैं और वो भी सेल ऑर्गेनेल पे। यानी अब जो आपका क्लास है वो मुख्य रूप से सेल ऑर्गेनेल्स पे है। क्लियर। अब आता है सवाल कि सर सेल ऑर्गेनेल जो होगा वो फिर हम लोग बात करते हैं अगर, तो वो कितने प्रकार का होगा और कैसा कैसा होगा। तो आप सबसे पहले तो सेल ऑर्गेनेल को समझ लो। ठीक है, तो आप सेल ऑर्गेनेल को अगर समझते हैं तो चलिए हम लोग सेल ऑर्गेनेल हेडिंग लिख लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो देखिए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग कहते हैं ये ना कहा जाए तो लिविंग होता है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग होता है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का क्या मतलब सर, मेटाबॉलिकली एक्टिव कहने का मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है सर। और कहा जाए तो सर लिविंग, मेटाबॉलिकली एक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, कहां पर होता है सर, तो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसी को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल ही सेल को एक्टिव रखने में मदद करता है। क्या है कि आप देखिए हमारे लिविंग के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो सब इसीलिए तो हो रहा है कि हमारे अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म सही समय पे हो जा रहा है, और वही मदद करवाता है सर सेल ऑर्गेनेल अलग अलग क्रियाओं को करने में। जैसे प्रोटीन बनाने में हमारा राइबोसोम मदद कर देता है, समझा बात। जैसे हम लोग कहेंगे एटीपी बनाने में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मदद कर देता है। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल है। अब आता है सवाल कि सर सेल ऑर्गेनेल जो होगा वो किस किस फॉर्म में होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल उनको हम लोग कहते हैं जिसमें दो दो मेम्ब्रेन होता है सेल साइटोप्लाज्म। एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं, और उसमें हम लोग सबसे पहले कहते हैं न्यूक्लियस ही है जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेल साइटोप्लाज्म में है।
दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग डिटेल में। और हम लोग कहें तो प्लास्टिड, समझ में बात, ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सेल साइटोप्लाज्म, आप डायरेक्ट यहां से याद रख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? ऐसे तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उस समय भी जानेंगे कि हाँ ये मेम्ब्रेन लेस है या मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन है तो कितना मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो हम लोग कहेंगे ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड। वहीं हम लोग कहते हैं कुछ ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्लियर? अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? तो हम लोग कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में आपसे कहा जाए तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लियर, वैक्यूल। वही हम लोग कहेंगे सर वैक्यूल के बाद माइक्रोबॉडीज। क्लियर? ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। वही हम लोग कहते हैं अब लास्ट क्या होगा? विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब हम लोग कहेंगे मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। तो सर मेम्ब्रेन लेस मतलब जिसके पास मेम्ब्रेन ही ना हो। क्लियर? किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन ना हो, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। अब आता है आपके मन में कि भाई बता दो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल कौन है? तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल हम लोग कहते हैं एक तो राइबोसोम है, याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सब तरह के सेल में होते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है वो है सेंट्रियोल, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? एनिमल में होता है। ये दो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। यानी हम लोग सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सॉलिड पे फोकस करते हैं और सॉलिड में भी हम लोग सेल ऑर्गेनेल पे फोकस करते हैं। और सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? तो आपको लिखा हुआ है लिविंग होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और यही सेल को लिविंग बनाए रखने में मदद करता है। सबसे बड़ा रोल होता है अगर देखा जाए तो वो सेल ऑर्गेनेल्स का होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब आता है सवाल कि सर सेल ऑर्गेनेल कितने प्रकार? ये सारे स्ट्रक्चर्स हम आपको एक एक करके पढ़ाने वाले हैं आगे, समझ में आ बात? तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ उसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ उसमें मेम्ब्रेन लेस भी होता है। आपको ऐसे ही अभी एज इट इज याद रखना है, फिर आगे एक एक करके पढ़ेंगे, उस समय क्लियर होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सेल साइटोप्लाज्म टॉपिक के अंदर अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। किस आधार पे? तो उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। अगर फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होगा तो उनको हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कहेंगे। फंक्शन कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। तो हमारे सेल के अंदर 4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका नाम आपको दिया हुआ है जो फंक्शन कोऑर्डिनेटेड परफॉर्म करते हैं। अब आता है सवाल आपके मन में कि सर वो कैसे? तो आपके सामने हम आपको अभी तुरंत समझाएंगे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उनका फंक्शन कैसा है, फंक्शन के आधार पे हम लोग देखते हैं कि क्या उनका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं है। अगर है तो कैसे जुड़ा हुआ है, और अगर है तो जुड़ा हुआ होगा तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? सर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैविंग कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, समझ बात? और इसमें रखा गया सर किन को? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। यानी ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वाले हैं। क्लियर? देखिए कैसे काम जुड़ा हुआ है। सो आप देखिए ऐसे तो एक एक करके जब हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनेल्स, जब सेल ऑर्गेनेल शुरू करेंगे इसके बाद ही शुरू करना है, तो उसमें एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए गोल्जी बॉडी के बारे में देखते हैं, अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम और वैक्यूल के बारे में कैसे जुड़ा हुआ है सो देखेंगे आप। तो देखिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये वाला पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के ऊपर से हम लोग कहेंगे सर ये आपको दिख रहा है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको क्या है? तो सर ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें भी आपको यहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। इसी में कहीं कहीं ट्यूब्यूल का सिर बना होता है, आपको बताएंगे आगे कि ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सर इनका काम क्या होता है? तो रफ का काम होता है प्रोटीन बनाना और स्मूथ का काम होता है लिपिड बनाना। क्लियर? तो देखो ये लिपिड बनाया और ये प्रोटीन बनाया, कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि इसके सरफेस पे ना
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम सटा हुआ रहता है, स्मूथ पे नहीं, रफ पे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिपिड, अभी बस हम आपको चूंकि काम देखना है कि कोऑर्डिनेटेड कैसे है ये समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए प्रोटीन और लिपिड बनाया कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको पैक करता है कौन, तो यहां से दे देगा इसको गोल्जी बॉडी को। जब ये पैक कर देगा तो फिर ये लाइसोसोम के फॉर्म में ये सेल के बाहर भेज देगा, या सेल के अंदर अगर जरूरत होगा तो सेल के अंदर रख लेगा, और जो वेस्ट होगा उसको वैक्यूल के फॉर्म में वो सेल के बाहर भेजता है। यानी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या किया सर, ये प्रोटीन और लिपिड बनाया, गोल्जी बॉडी उसको पैक किया, पैक करने के बाद अलग अलग एंजाइम्स के रूप में पैक कर दिया, लाइसोसोम उसको क्या किया, ये एक्सपोर्ट कर दिया सेल के बाहर, अगर जरूरत है उसका एंजाइम का तो सेल को बाहर, सेल के बाहर भेज दिया, अदरवाइज सेल के अंदर जरूरत है तो इंट्रा सेलुलर फंक्शन का परफॉर्म किया, और वैक्यूल क्या है तो जो वेस्ट है उनको बाहर किया। क्लियर? तो यही है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये 4 ऐसे सेल, और कई बार नीट में भी पूछा गया, ये 4 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, जिनका काम कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा नॉन इंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होगा। तो ये हम लोग आज क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, क्या कि इसमें थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर आपके लिए, तो हम सोच रहे हैं कि छोटा ही वीडियो रहे, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में हम आपको इसके आगे कंटिन्यू करके और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाना शुरू करेंगे, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, एक एक ऑर्गेनेल और उनके फंक्शंस के बारे में। तो कोशिश रहेगा कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो 4 ऑर्गेनेल्स है वो अगले वीडियो में हम आपको ये क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए तो इसी तरह जुड़े रहिए, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।